मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। मित्रों, अब तक मैं उपन्यास माँ के भाग 34 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 35 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दिन भर का काम खत्म करके तारकोल के कारखाने में काम करने वाले वे मजदूर शाम को खुश खुश वापस आए। उनकी आवाज से माँ जाग गई और जम्हाई लेती हुई और मुस्कुराती हुई साहिबान से बाहर निकली। तुम लोग काम कर रहे थे और मैं रानी साहिबा की तरह सो रही थी। उसने बड़ी ममता से उन्हें देखकर कहा, तुम्हें इसके लिए माफ किया जा सकता है। रिबिन ने उत्तर दिया। थकावट के कारण उसकी सारी तेजी खत्म हो गई थी और वह अब पहले से ज्यादा शांत था। इग्नात, उसने कहा, चाय बनाने के बारे में क्या ख्याल है? हम लोग बारी बारी से घर गृहस्थी का काम करते हैं। आज हमें खिलाने पिलाने की बारी इग्नात की है। आज अगर कोई मेरे बदले काम कर दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इग्नात ने आग जलाने के लिए सूखी टहनियां और खपचियां बटोरते हुए कहा, तुम समझते हो कि अकेले तुम ही को मेहमानों से बात करने का शौक है? एफिम ने सोफिया के पास बैठते हुए कहा। इग्नात, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, योको ने कहा। साइबान में जाकर वह एक डबल रोटी उठा लाया और उसके टुकड़े काटकर मेज पर सजा दिए। सुनते हो? एफिम बोला, कोई खास रहा है? रिबिन ने कान लगाकर सुना और सिर हिला दिया। वही है, जीता जागता सबूत आ रहा है, उसने सोफिया को समझाते हुए कहा। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे शहर शहर ले जाकर बाजार में बीच चौराहे पर खड़ा कर देता ताकि सब लोग उसकी बातें सुन सकते। उसकी भी बस एक ही रट है, मगर वह ऐसी बात है जिसे सब लोगों को जानना चाहिए। गोधूली बेला के साथ साथ निस्तब्धता भी बढ़ती गई। लोग अब ज्यादा धीमे स्वर में बोल रहे थे। सोफिया और माँ उन लोगों को देख रही थी। वे सब बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे। उन पर एक विचित्र शैथिल्य छाया हुआ था और वे लोग भी उन दोनों औरतों को देख रहे थे। एक लंबा सा आदमी लकड़ी के सहारे झुककर चलता हुआ जंगल से निकला। उसके हाफ हाफ कर सांस लेने की आवाज सबको सुनाई दे रही थी। लो, मैं आ गया, उसने कहा और यह कहते ही उसे खांसी का दौरा पड़ गया। वह एक फटा हुआ कोट पहने था जो जमीन तक लटक रहा था। उसकी पिचकी हुई गोल टोपी में से पीले पीले सीधे बालों की लटें बाहर को निकली हुई थी। उसके हड़ीले पीले चेहरे पर भूरे रंग की दाढ़ी थी। उसके होठ हरदम खुले रहते थे और उसकी आंखें यद्यपि बहुत अंदर को धसी हुई थीं, फिर भी उनमें एक अजीब चमक थी। रिबिन ने जब उसका परिचय सोफिया से कराया तो उसने पूछा, मैंने सुना है आप लोग किताबें लाई हैं? हाँ, सोफिया ने उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों की तरफ से। वे लोग अभी तक सच्चाई को नहीं समझ पाए हैं, लेकिन मैं चूंकि उस सच्चाई को जानता हूं, इसलिए मैं उनकी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। वह जल्दी जल्दी हाफ हाफ कर सांसें ले रहा था, मानो न जाने कितने दिन बाद सांस लेने का मौका मिला हो। बोलते बोलते वह बीच में रुक जाता था और कोट के बटन बंद करने के लिए अपने सीने पर पतली पतली उंगलियां दौड़ाने लगता था। इतनी देर से जंगल में निकलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। पेड़ों की वजह से हवा नम और भारी हो जाती है, सोफिया ने कहा। अब मेरे लिए कोई भी चीज अच्छी नहीं रह गई, उसने सांस लेकर कहा। अब तो मेरे लिए बस मौत ही अच्छी है। उसकी आवाज सुनकर तकलीफ होती थी और उसकी पूरी आकृति को देखकर हृदय में असीम करुणा और लाचारी की भावना जागृत होती थी, जिससे एक अजीब घुटी झुंझलाहट पैदा होती थी।
वह अपने घुटने मोड़कर एक पीपे पर इस तरह बैठ गया मानो उसे डर हो कि कहीं घुटने टूट न जाएं, और उसने अपने माथे का पसीना पोंछा। उसके रूखे बाल नीचे लटक रहे थे, मानो किसी मुर्दे के बाल हों। आग की लपटें भड़कने लगीं। सहसा ऐसा मालूम हुआ कि हर चीज एकाएक चौंक कर कांपने लगी। झुलसी हुई परछाइयां जंगल की तरफ भाग चलीं और आग के ऊपर इग्नात का भरे भरे गालों वाला चेहरा चमक उठा। आग की लपटें शांत हो गईं। धुएं की बू आ रही थी। धीरे धीरे उस खुले मैदान में अंधेरा और खामोशी छा गई। ऐसा लगता था कि उस बीमार आदमी की कहानी सुनने के लिए सारा वातावरण कान लगाए बैठा था। मैं अब भी आप लोगों के काम आ सकता हूं, एक बहुत बड़े गुनाह के सबूत की तरह। मुझे देखिए, मेरी उम्र अभी 28 बरस की है और मैं मर रहा हूं। अब से 10 बरस पहले मैं बड़ी आसानी से पूरे 5 मन का बोझ उठा लेता था। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे जैसा हट्टा कट्टा आदमी 70 बरस की उम्र तक तो जिंदा रहेगा ही। लेकिन उसके बाद मैं सिर्फ 10 बरस और जिंदा रहा, और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे मालिकों ने मुझे लूट लिया। मेरी जिंदगी के 40 बरस मुझसे लूट लिए गए। 40 बरस, इसकी बस यही एक धुन है, रिबिन ने भारी आवाज में कहा। आग फिर भड़क उठी, पहले से भी ज्यादा तेजी और जोर के साथ, और एक बार फिर परछाइयां भागकर जंगल की तरफ गईं और वापस आकर चुपचाप आग के चारों ओर एक भयानक नाच नाचने लगी। गीली लकड़ियां चटक रही थीं और उनमें से सीसी की आवाज आ रही थी। पेड़ों की पत्तियां गर्म हवा के झोंकों से कानाफूसी कर रही थीं। लाल और पीली लपटें आपस में खेल रही थीं, कभी एक दूसरे से लिपट जाती और कभी यकायक भड़क कर चारों ओर चिंगारियां बिखेर देती। एक सुलगती हुई पत्ती हवा में उड़ी और रात के अंधेरे में आसमान पर चमकते हुए तारों ने मुस्कुराकर नीचे चिंगारियों को देखा, मानो उन्हें ऊपर बुला रहे हों। यह मेरी धुन नहीं है, यह वह धुन है जिसे हजारों लोग बिना यह समझे अलापते रहते हैं कि उनकी मुसीबत दूसरों के लिए सबक है। कितने लोग काम करते हुए अपाहिज होकर भूखों मर जाते हैं। उसे फिर खांसी का दौरा पड़ गया और वह खांसते खांसते दोहरा हो गया। याकूब ने एक बाल्टी में क्वांस पे और हरे प्याज की एक गट्ठी लाकर मेज पर रख दी। सवेली, लो मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूं, उसने कहा। सवेली ने अपना सिर हिला दिया और याकूब उसकी बांह पकड़कर उसे मेज के पास खींच लाया। तुमने इसे यहां क्यों बुलवाया? सोफिया ने रिबिन को झिड़कते हुए कहा। यह किसी भी दम मर जाएगा। मैं जानता हूं, रिबिन ने सहमति प्रकट की, लेकिन जब तक इसमें दम है तब तक तो इसे बोलने दो। इसकी सारी जिंदगी तो यूं ही बेकार कुर्बान हो गई। अब एक नेक काम के लिए थोड़ी सी मुसीबत और बर्दाश्त कर लेगा तो क्या हुआ? ठीक है, कोई फिक्र की बात नहीं है। तुम्हें इसमें मजा मिलता है, सोफिया ने कहा। रिबिन ने कनखियों से उसे देखा और गंभीर स्वर में बोला, आप जैसे शरीफ लोगों को सलीब पर कराहते हुए ईसा मसीह की तारीफ करने में मजा मिलता है, लेकिन हम लोग इस आदमी की हालत देखकर सबक लेना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि आप भी सबक लें। मां ने चिंतित मुद्रा में एक भौं चढ़ा ली। बस, बहुत हो चुका, उसने कहा। वह रोगी जो अब मेज के पास बैठा था फिर बातें करने लगा। आखिर आदमी से इतना काम क्यों लिया जाए कि वह मर जाए? किसी से उसकी जिंदगी क्यों लूट ली जाती है? मैं नफदो फैक्ट्री में काम करता था। मेरे मालिक ने एक एक्ट्रेस को मुंह हाथ धोने के लिए सोने का तसला और सोने का बेड पैन दिया था। मेरी ताकत और मेरी जिंदगी सब बेड पैन में चली गई। मैंने अपनी जिंदगी उसी बेड पेन के लिए कुर्बान की। एक आदमी ने मुझसे काम लेते लेते मेरी जान ले ली ताकि वह अपनी रखैल को मेरे खून की कुर्बानी देकर खुश रख सके। उसने मेरा खून बेचकर उसके लिए सोने का बेड पेन खरीदा। इंसान की शक्ल सूरत ईश्वर जैसी बनाई गई है, एफीम ने तिरस्कार से कहा, और यहां उसके साथ यह सलूक होता है तो फिर चुप न रहो, रिबिन ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा।
बर्दाश्त न करो, याकूब ने धीरे से कहा। इग्नात हंस दिया। माँ ने देखा कि ये तीनों लड़के भूखी आत्माओं की कभी शांत न होने वाली उत्सुकता के साथ सवेली की बातें सुनते थे, और जब कभी रिबिन बात करता था तब वे उसके चेहरे को परेशानी से देखते रहते थे। सवेली की बातें सुनकर उनके चेहरों पर व्यंग का एक विचित्र भाव आ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें रोगी से कोई सहानुभूति नहीं है। क्या यह सच कह रहा है? माँ ने सोफिया की तरफ झुककर चुपके से पूछा। हाँ, सच है, सोफिया ने ऊंचे स्वर में उत्तर दिया। इन उपहारों की खबर तो मास्को के अखबारों में छपी थी, लेकिन अपराधी को कभी सजा नहीं मिलती। रिविन ने अपनी भारी आवाज में कहा। उसे सजा मिलनी चाहिए। उसे सबके सामने लाकर उसकी बोटी बोटी उड़ा देनी चाहिए और उसका सड़ा हुआ गोश्त कुत्तों को खिला देना चाहिए। अरे, जनता जब तक उठ खड़ी होगी तो वह बहुत भयानक सजा देगी। लोगों ने जो मुसीबतें उठाई हैं उनके दाग धोने के लिए वे बहुत खून बहाएंगे, और यह उनका अपना खून होगा, उनकी नसों से निचोड़ा हुआ खून होगा। इसलिए उन्हें हक होगा कि वे इस खून का जो चाहें करें। मुझे जाड़ा लग रहा है, रोगी ने कहा। याकूब ने सहारा देकर उसे उठाया और आग के पास ले जाकर बिठा दिया। अब आग तेज जल रही थी और उसके चारों ओर अस्पष्ट आकृतियों वाली परछाइयां नाच रही थीं और स्पष्ट लपटों की उल्लासमय क्रीड़ा देख रही थीं। सवेली एक कटे हुए पेड़ के ठूंठ पर बैठ गया और उसने अपने सूखे हुए हाथ आग की तरफ फैला दिए। उसके हाथ इतने सूखे हुए और पतले थे कि आग की रोशनी उनके पार होकर झलक रही थी। किताबों से भी यह बात इतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आती। रिबिन ने सिर हिलाकर रोगी की तरफ संकेत करते हुए सोफिया से कहा। जब कोई आदमी मशीन पर काम करते हुए मर जाता है या उसका कोई अंग कट जाता है तो कह दिया जाता है कि कसूर उसी का था, लेकिन जब किसी आदमी का एक एक बूंद खून निचोड़ लिया जाता है और उसे कूड़े की तरफ फेंक दिया जाता है तो फिर उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता। यह बात तो मेरी समझ में आती है कि किसी आदमी को एक बार में कत्ल कर दिया जाए, लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि आखिर किसी आदमी को सिर्फ मजा लेने के लिए सता सता कर क्यों मार डाला जाए। आखिर लोगों को सताया क्यों जाता है? हम सब लोगों को क्यों सताया जाता है? सिर्फ मजा लेने के लिए? सिर्फ अपना जी खुश करने के लिए? सिर्फ इसलिए कि इस पृथ्वी पर कुछ लोग ऐश कर सकें, इंसान के खून के बदले जो चाहें खरीद सकें। एक्ट्रेसें घुड़दौड़ के घोड़े, चांदी की छुरी काटे, सोने की तस्तरियां, अपने बच्चों के लिए महंगे महंगे खिलौने खरीद सकें। मालिक कहता है काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, ताकि मैं तुम्हारी मेहनत से अपनी प्रेमिका के लिए सोने की चिलमची खरीद सकूं। इन बातों को सुनते हुए माँ को ऐसा आभास हुआ कि पावेल और उसके साथियों ने जो रास्ता अपनाया था वह रात के अंधेरे में जगमगा उठा। खाना खाकर वे सब लोग जाकर आग के चारों तरफ बैठ गए। आग की लपटें भूखे भेड़ियों की तरह लकड़ी के कुंदों पर झपट रही थीं। उनके पीछे अंधेरे की एक दीवार खड़ी थी जिसने जंगल और आसमान सबको छुपा लिया था। रोगी बैठा आंखें फाड़े आग को घूर रहा था। वह लगातार खांस रहा था और इस तरह काँप रहा था मानो उसके बचे खुचे प्राण रोग से जर्जर शरीर से बाहर निकलने को बेचैन हो रहे हों। लपटों की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, फिर भी उसके बेजान चेहरे पर जीवन का कोई चिन्ह दिखाई न देता था। केवल उसकी आंखों में एक बुझती हुई आग की रोशनी थी। सवेली, चलो साइबान में चलकर बैठो ना, याकूब ने उसकी तरफ झुककर कहा। क्यों? रोगी ने बड़ी कठिनाई से पूछा। मैं यहीं बैठूंगा, फिर मुझे लोगों से मिलने का मौका ही कहाँ मिलेगा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और कुछ देर रुककर सूखी हंसी हंसकर बोला, तुम लोगों के पास रहना मुझे अच्छा लगता है। जब मैं तुम लोगों को देखता हूँ तो मुझे उम्मीद होती है कि तुम लोग उन लोगों का बदला लोगे जिन्हें दूसरों के लालच ने लूट कर मार डाला है। किसी ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया।
और वह शीघ्र ही सो गया। उसका सिर निढाल होकर उसके सीने पर झुक गया। यहाँ आकर इसी तरह बैठा रहता है और हमेशा एक ही बात के बारे में बोलता रहता है, खाल खींच लेने के इस भयानक खेल के बारे में। रिबिन ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, इसके रोम रोम में यही एक बात बसी हुई है, कोई दूसरी बात इसे सुझाई ही नहीं देती, मानो इसकी आंखों पर यह बात चिपका दी गई हो। वह और देखे भी क्या, माँ ने कुछ सोचते हुए कहा, जब रोज हजारों लोग काम करते करते अपनी जानें इसलिए दे देते हैं कि उनके मालिक दुनिया भर की खुराफात पर पैसा लुटा सकें, तो फिर और देख भी क्या सकता है कोई। उसकी बातें सुनते सुनते जी उगता जाता है। इग्नात ने धीमे स्वर में कहा, जो एक बार सुन ले वह कभी भूल नहीं सकता, लेकिन वह हमेशा इसी की रट लगाए रहता है। इस रट में सब चीजें समाई हुई हैं, सारी जिंदगी का निचोड़ है। रिबिन ने गंभीरतापूर्वक कहा, इस बात को हमें समझना चाहिए। मैं दर्जनों बार उसकी राम कहानी सुन चुका हूं, फिर भी कभी कभी मेरे मन में शंका उठती है। कभी कभी ऐसी घड़ियां भी आती हैं जब यह यकीन करने को जी नहीं चाहता कि लोग इतने नीच और बदमाश होते हैं। जब अमीर गरीब सभी अच्छे लगते हैं, अमीरों को भी गलत रास्ते पर लगा दिया गया है। कुछ लोग अपनी ज़रूरत में अंधे रहते हैं, कुछ अपने लालच में। यही असली बात है। हम सोचने लगते हैं, मेरे अच्छे लोगों, मेरे भाइयों, अपनी आंखें खोलो, ईमानदारी से सोचो, अपनी पूरी अकल लगाकर सोचो। रोगी ने बैठे बैठे एक झोंका लिया, आंखें खोल दी और फिर जमीन पर लेट गया। याकूब चुपचाप उठकर साइबान में गया और शीघ्र ही एक भेड़ की खाल लेकर लौटा, जो उसने अपने भाई को ओढ़ा दी, और फिर जाकर सोफिया के पास बैठ गया। आग की हंसती खिलती लपटें चारों ओर अंधेरे में बैठी हुई आकृतियों को आलोकित कर रही थी, और उन लोगों की गंभीर आवाजें लपटों की सरसराहट और लकड़ियों के चटकने के शांत स्वर में विलीन हुई जा रही थी। अपने जीने के अधिकार के लिए सारी दुनिया की जनता के संघर्ष के बारे में, पुराने जमाने में जर्मनी के किसानों के विद्रोह के बारे में, आयरलैंड के निवासियों की दुर्दशा के बारे में, और स्वतंत्रता के संघर्ष में फ्रांसीसी मजदूरों की वीरता के बारे में सोफिया ने उन्हें बताया। रात की मखमली चादर ओढ़े हुए इस जंगल में, इस छोटी सी खुली जगह में, जिसके चारों ओर पेड़ों की दीवारें खड़ी थीं और ऊपर आकाश का सामियाना लगा था, जहां आग की रोशनी हो रही थी और विस्मित तथा द्वेषपूर्ण परछाइयां जिससे घेरे खड़ी थी, ऐसी घटनाओं की कहानी सुनाई जा रही थी जिन्होंने नीच धनी लोगों की दुनिया की नींव हिला दी थी। सच्चाई और आज़ादी के लिए लड़ने वालों के नाम लिए गए और ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक एक करके पृथ्वी की सारी जातियों के लोग लड़ाई के थके हारे और खून में लथपथ सामने से गुजरे। सोफिया का स्वर मंद और भारी था। यह आवाज़ अतीत की गहराइयों से आती हुई प्रतीत होती थी। जो लोग दूसरे देशों के अपने भाइयों की यह कहानी बड़े ध्यान से चुपचाप सुन रहे थे, उनके हृदयों में उसकी आवाज़ आशा और विश्वास जागृत कर रही थी। सोफिया के पीले दुबले पतले चेहरे को बड़े ध्यान से देखते हुए उन्हें दुनिया की सभी जातियों का पुनीत ध्येय, स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करने का ध्येय ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आने लगा। उन्हें यह मालूम हुआ कि उनके अपने स्वप्न और आकांक्षाएं भी वही थीं जो सुदूर अतीत में रहने वाली अज्ञात जातियों की थी, और उस अतीत काल में और वर्तमान काल के बीच इतिहास का काला रक्त रंजित पर्दा पड़ा हुआ था। अपनी भावनाओं और विचारों में उन्होंने सारे विस्तृत संसार से संपर्क स्थापित कर लिया, और इस संसार में उन्हें ऐसे मित्र मिले जो पृथ्वी पर न्याय का राज्य स्थापित करने के सूत्र में एकबद्ध थे, और जो मुसीबतें वे उठा रहे थे और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो खून वे बहा रहे थे, उसने उनके इस दृढ़ निश्चय को पुनीत बना दिया था। दुनिया की सारी जनता के साथ आत्मिक संबंध की एक नई भावना जागृत हुई। विश्व को मानो एक नया हृदय मिल गया था, एक ऐसा हृदय जिसमें हर बात को जानने, हर चीज को समझने की जिज्ञासा का स्पंदन था।
एक दिन आएगा जब सब देशों के मजदूर उठ खड़े होंगे और कहेंगे, बस बहुत हो चुका, अब हम ऐसा जीवन बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। सोफिया ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। उस वक्त उन लोगों की डावाडोल सत्ता, जो केवल अपने लालच के कारण ही शक्तिशाली है, चकनाचूर हो जाएगी। उनके पांवों तले जमीन खिसक जाएगी और उनका कोई सहारा नहीं रह जाएगा। सच है, रिविन ने सिर झुकाए हुए कहा। अगर हम अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाएं, तो कोई काम ऐसा नहीं है जो हम न कर सकें। माँ अपनी भवें ऊपर ताने और होठों पर सुखद विस्मय की मुस्कुराहट लिए सोफिया की बातें सुन रही थी। उसने देखा कि सोफिया के स्वभाव के विपरीत उसके व्यवहार में जो एक आकस्मिकता, उच्छृंखलता और उद्विग्नता थी, वह उसके इस वृत्तांत के कौतूहलपूर्ण शांत प्रवाह में गायब हो गई थी। माँ को रात्रि की निस्तब्धता, आग की लपटों की क्रीड़ा और सोफिया का चेहरा सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। पर सबसे अच्छा उसे यह लग रहा था कि किसान कितने ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। वे दम साधे बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। वे यही चाहते थे कि इस वृत्तांत के निर्वात प्रवाह में कोई रुकावट न आए। वे डर रहे थे कि यह ज्योतिर्मय सूत्र, जो बाकी दुनिया के साथ उनका संबंध जोड़ रहा था, कहीं टूट न जाए। बीच बीच में उनमें से कोई उठकर बड़ी सावधानी से आग में और लकड़ी डाल देता था और उसमें से निकलने वाली चिंगारियों की बौछार और धुएं के बादलों से औरतों को बचाने के लिए अपना हाथ जोर जोर से हिलाता था। एक बार याको उठा और उसने चुपके से कहा, जरा 1 मिनट। वह भागकर साइबान में गया और ओढ़ने के लिए कुछ चीजें ले आया, जो उसने और इग्नात ने चुपचाप अतिथियों के कंधों और घुटनों पर डाल दी। सोफिया बोलती रही। उसने विजय के दिन का चित्र खींचा और सुनने वालों के हृदय में आत्मविश्वास की भावना जागृत की। उनमें यह चेतना पैदा की कि उन लोगों के साथ उनका एक अटूट संबंध है, जो मोटी तोदों वालों की मूर्खतापूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपना खून पसीना एक करते हैं। सोफिया के शब्दों ने माँ को उत्तेजित नहीं किया, बल्कि उनसे जो भ्रातृत्व की भावना जागृत हुई, उसके कारण माँ का हृदय उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता से भर गया, जो अपने प्राणों की बलि देकर दिन रात परिश्रम करने वालों को प्रेम और सच्चाई और ईमानदारी से सोचने का संदेश देते थे। भगवान इनका भला करे, उसने आंखें बंद करके अपने मन में सोचा। जब सोफिया ने अपनी बात समाप्त की, उस समय सवेरा हो रहा था। उसने मुस्कुराकर अपने चारों ओर खुशी से दमकते हुए विचारशील चेहरों को देखा। अब हम लोगों को चलना चाहिए, माँ ने कहा। हाँ, चलना चाहिए, सोफिया ने थकी सी आवाज में उत्तर दिया। किसी लड़के ने गहरी आह भरी। बड़ा बुरा है कि आप लोगों को जाना है, रिबिन ने असाधारण कोमलता के साथ कहा। आपकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। लोगों में यह चेतना पैदा कर देना कि वे सब एक हैं, बहुत बड़ी बात है। जब आदमी यह समझने लगता है कि लाखों दूसरे लोग भी उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो उसके हृदय में बड़ा प्यार उमड़ आता है, और प्यार की शक्ति बहुत बड़ी होती है। हाँ, तुम प्यार करो और दूसरे लोग तुम्हारे चूतड़ पर ठोकरें मारते रहें, एफिम ने उठते हुए हंसकर कहा। मिखाइलो काका, इससे पहले कि कोई इन्हें यहाँ देखे, इन लोगों को यहाँ से चल देना चाहिए। ज्यों ही हम लोग ये किताबें बांटना शुरू करेंगे, वैसे ही हाकिम लोग यह तलाश करने लगेंगे कि ये किताबें लाया कौन। कोई कह देगा, याद है वे 2 औरतें जो तीर्थ यात्रा पर इधर आई थीं? माँ, तुमने इतनी तकलीफ की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रिबिन बीच में बोल उठा। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो पावेल के बारे में सोचता रहता हूँ। तुम भी कितना अच्छा काम कर रही हो। उस समय उसका बर्ताव बड़ी नरमी का था और वह बड़ी हार्दिकता से दांत खोलकर मुस्कुरा रहा था। हवा ठंडी थी, पर वह बिना कोट पहने और कमीज के बटन खोले खड़ा था। उसका सीना खुला हुआ था। माँ का हृदय प्रशंसा से भर उठा। कुछ ओढ़ लो, माँ ने बड़ी ममता से कहा। ठंडक है। मेरे दिल में गर्मी है, उसने उत्तर दिया। तीनों लड़के आग के पास खड़े चुपचाप बातें करते रहे और वह रोगी भेड़ की खाल के कोट में लिपटा हुआ
उनके पैरों के पास लेटा रहा। आकाश पर अंधकार छटने लगा, परछाइयां गायब होने लगीं और सूर्योदय के पूर्वाभास से पत्तियां हिलने लगीं। अच्छा, तो अब फिर कब मुलाकात हो कौन जाने, रिबिन ने सोफिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। शहर में आपको ढूंढना हो तो कैसे ढूंढा जाए? तो मेरा पता लगा लेना, माँ ने कहा। तीनों लड़के धीरे धीरे सोफिया के पास आए और कुछ सिटपिटाकर शिष्टता के भाव से उन्होंने उससे हाथ मिलाया। यह स्पष्ट था कि उनमें से हर एक मन ही मन एक गुप्त उल्लास का अनुभव कर रहा था। कितना सुखद और मित्रतापूर्ण था यह उल्लास, और यह भावना उनके लिए इतनी नई थी कि वे सिटपिटा गए थे। रात के जागरण के कारण उन्नीदी आंखों से मुस्कुराते हुए वे चुपचाप सोफिया को घूरते हुए पैर बदलते रहे। जाने से पहले थोड़ा सा दूध क्यों न पी लीजिए, याकूब ने पूछा। है भी दूध? एफिम ने टोका। नहीं है, इग्नात ने खिसियाकर अपने बाल पीछे करते हुए कहा। मुझसे गिर गया। तीनों लड़के हंस दिए। यद्यपि वे दूध की बातें कर रहे थे, पर मां समझ गई कि वे किसी और ही बात के बारे में सोच रहे हैं। उनके हृदय उसके और सोफिया के प्रति सहृदयता से भरे हुए थे और वे उनके लिए शुभकामनाएं कर रहे थे। सोफिया ने भी यही अनुभव किया। वह कुछ झेप गई और वह नम्रतावश केवल इतना ही कह सकी, साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लड़कों ने एक दूसरे को इस तरह देखा मानो सोफिया के शब्दों ने सहसा उनमें प्रेरणा फूंक दी हो। रोगी जोर से खांसा। अलाव में अंगारों की चमक खत्म हो गई। अच्छा, सलाम, किसानों ने धीरे से कहा, और यह दुख भरा शब्द दोनों औरतों के कान में बड़ी देर तक गूंजता रहा। पौ फट रही थी। दोनों औरतें प्रातःकाल के धूमिल प्रकाश में जंगल के रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। कितना अच्छा रहा, माँ ने कहा। वह सोफिया के पीछे पीछे चल रही थी। बिल्कुल स्वप्न मालूम होता है। लोग सच्चाई को जानना चाहते हैं। सचमुच बिल्कुल वही हालत है जैसे बड़े दिन को या ईस्टर वाले दिन सुबह प्रार्थना शुरू होने से पहले गिरजाघर में होती है। अभी पादरी नहीं आया है। चारों ओर अंधेरा और एक अजीब खामोशी है, लेकिन धीरे धीरे लोग जमा होते जाते हैं। पहले एक मूर्त के सामने मोमबत्ती जलाई जाती है, फिर दूसरी मूर्त के सामने। धीरे धीरे अंधेरा छटता जाता है और ईश्वर का घर प्रकाश से भर उठता है। बिल्कुल सच कहा है, सोफिया ने उल्लासित स्वर में कहा। फर्क बस यह है कि यहाँ ईश्वर का घर पूरा संसार है। पूरा संसार। माँ ने सिर हिलाकर कुछ सोचते हुए उसके शब्द दोहराए। काश यह सच होता। तुम इतनी अच्छी तरह बोली, इतनी अच्छी तरह कि क्या कहूँ। मैं तो डर रही थी कि वे लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। सोफिया एक क्षण तक चुप रही। जब आदमी उनके साथ होता है तो उसमें ज़्यादा सादगी आ जाती है। सोफिया ने आखिरकार बहुत शांत भाव से गंभीर स्वर में कहा। वे रिबिन और उस रोगी और उन लड़कों की बातें करती हुई आगे बढ़ती गईं जिन्होंने सोफिया की बातें बड़े ध्यान से सुनी थी, जो उनके सामने कुछ सिटपिटा भी गए थे और जिन्होंने उनके छोटे से छोटे आराम का ख्याल रखकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की थी। शीघ्र ही वे खेतों में पहुंच गईं और सूरज उनका स्वागत करने को निकला। यद्यपि सूरज अभी दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने अपनी गुलाबी निर्मल किरणों का पंखा आकाश में खोल दिया और घास पर पड़ी हुई ओस की बूंदें वसंत के पुलकित उल्लास के साथ नाना रंगों में चमक उठी। चिड़ियां जाग उठीं और उन्होंने अपने हर्षित कलरव से प्रातःकाल के वातावरण को मुखरित कर दिया। मोटे मोटे कौवे हवा में अपने भारी पंख मारते निरंतर कांव कांव करते हुए उधर से गुजरे। कहीं ओरिओल पंछी की सीटी जैसी आवाज़ सुनाई दे रही थी। दूर दूर तक खुली जगहें दिखाई देने लगीं, मानो निकलते हुए सूरज का अभिनंदन करने के लिए पहाड़ियों पर से रात की चादर उतार ली गई हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बात करता रहता है, लेकिन उसकी एक बात भी समझ में नहीं आती। सहसा वह कोई बहुत ही सीधा साधा शब्द कहता है और सारी बातें साफ समझ में आ जाती हैं। माँ ने विचारमग्न होकर कहा। उस रोगी के साथ यही बात थी। कारखानों में और दूसरी जगहों पर
मजदूरों से जिस तरह काम लिया जाता है उसके बारे में मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूँ और मैं खुद भी बहुत कुछ जानती हूँ। लेकिन धीरे धीरे इन बातों की आदत पड़ जाती है और दिल पर इन बातों का असर नहीं होता। लेकिन उसने जो कुछ कहा वह बहुत ही भयानक था, बहुत ही शर्मनाक था। हे भगवान, क्या ऐसा भी होता है कि लोग अपनी जान तक निकाल देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके मालिक उनके साथ ऐसा क्रूर मजाक कर सकें? यह सरासर अन्याय है। माँ के विचार इस आदमी की जिंदगी पर केंद्रित हो गए और उसकी स्मृति में न जाने कितने लोगों के चित्र घूम गए जिनके बारे में उसने सुना था पर जिन्हें वह भूल गई थी। लगता है कि वे अपने पेट में इतना ज़्यादा ठूस चुके हैं कि अब उन्हें मतली होने लगी है। बहुत दिन की बात है, गांव का एक हाकिम था जिसने हुक्म दे रखा था कि उसका घोड़ा जब भी गांव से होकर गुजरे तो सब किसान झुककर घोड़े को सलाम करें और जो नहीं करता था उसे वह गिरफ्तार करवा देता था। वो ऐसा क्यों करता था? कोई वजह तो समझ में नहीं आती इसकी। सोफिया धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी जिसमें प्रातःकाल की ताजगी और उल्लास था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 35 का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास माँ के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।